हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर हमारा है डेली क्विज का डिस्कशन लेक्चर, जिसके अंदर हम डेली क्विज के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उनको डिस्कस करने के साथ साथ जो क्वेश्चन होते हैं जिससे इम्पोर्टेंट जो भी टॉपिक हैं उन सब के बारे में भी यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इन जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं इन क्वेश्चंस को आप रेगुलर वे में प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आप अगर रेगुलर वे में प्रैक्टिस करोगे तो आप एटलीस्ट जो प्रीलिम्स से रिलेटेड जिस तरीके से क्वेश्चन होते हैं, जिस तरीके से करंट अफेयर से ओरिएंटेड क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, क्योंकि उन सभी क्वेश्चंस का हम यहाँ पे प्रैक्टिस कराते हैं इस वीडियो के अंदर में रेगुलर। कभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, कभी जो बैक 1-2 ईयर के अंदर जो करंट अफेयर के अंदर कोई टॉपिक अगर न्यूज़ के अंदर था तो उन सभी टॉपिक्स को यहाँ पे कवर किया जाता है। साथ साथ कभी कभी जो क्वेश्चंस होते हैं वो स्टैटिक पार्ट के ऊपर बेस होते हैं। तो इस क्विज की प्रैक्टिस के थ्रू आप स्टैटिक से अपने कंटेम्प्रेरी जो करंट अफेयर के जो टॉपिक हैं उनसे और प्रीवियस ईयर के जो टॉपिक हैं उन सभी से आप कनेक्टेड रहोगे। इसलिए आप रेगुलर वे में इस क्विज की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर प्रीलिम्स के एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में जिस तरीके से अब कम्प्लीटली जो पेपर का जो मोड ऑफ पेपर है वो चेंज हुआ है, कम्प्लीटली जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट लेवल पे आने लग गए हैं। तो उसके लिए जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी होलिस्टिक होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो इससे आपका एक बेनिफिट ये है कि जब जनवरी एंड फरवरी में आप प्रीलिम्स से बेसिस जो टेस्ट सीरीज वो लगाना स्टार्ट करोगे तो वहाँ तक आप कंटिन्यू टच में रहोगे, आप कंप्लीटली फेज आउट नहीं होगे इस प्रिपरेशन में। जैसे आपकी लास्ट टाइम में जाके ही आप करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चंस उन सबको प्रैक्टिस करोगे, तो इस तरीके से आपका डेली यहाँ पे प्रैक्टिस होगा क्विज के थ्रू। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन की अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशंस हैं, जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं, उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया है। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि जो दोनों कंट्री हैं उनके द्वारा कंप्रीहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट भी साइन किया गया है दोनों कंट्रीज़ के द्वारा। इसके अलावा दोनों कंट्रीज़ क्वाड के मेंबर हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसे सार्क का जो ऑब्जर्वर स्टेटस है सार्क का, उसको जो सार्क एक ग्रुप है इन साउथ एशियन कंट्रीज़ का, तो उसके अंदर में। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन की बात करें, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिसके अंदर पूछा गया है कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो लीडरशिप डायलॉग है जो सेटअप किया गया है फॉर फॉर्मल डिप्लोमेसी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये क्वेश्चन है वो इनकरेक्ट, ये जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। ये बेसिकली जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया लीडरशिप डायलॉग को जो इस्टेब्लिश किया गया था उसका जो मेन पर्पस था वो था यहाँ पे इनफॉर्मल डिप्लोमेसी को बढ़ावा देना। इनफॉर्मल डिप्लोमेसी क्या होती है स्टूडेंट्स? फॉर्मल डिप्लोमेसी बेसिकली जिसमें हेड ऑफ स्टेट और जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनका मिलना। इनफॉर्मल डिप्लोमेसी यहाँ पे वो होती है, जैसे आप इनफॉर्मल डिप्लोमेसी में यहाँ पे जो पॉलिसी रिसर्च एनालिस्ट हैं, जो यहाँ पे फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, उनके द्वारा वहाँ पे इंटरेक्शन को इंक्रीज करना, जिससे दो कंट्रीज़ के बीच में जो अच्छी अच्छी पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बीच में इंटरेक्शन इंक्रीज हो और पीपल्स का एक दूसरे के ऊपर है जो फेथ है वो इंक्रीज हो। तो अदर देन द जो डिप्लोमेटिक रिलेशन, जो डिप्लोमेट्स के थ्रू इंडियन फॉरेन सर्विस के जो ऑफिसर होते हैं या हमारे जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा जो डिप्लोमेटिक रिलेशन इस्टेब्लिश किए जाते हैं उनके थ्रू ना जाके, जैसे सिंगर, पोइट, इस तरीके के जो जिनका जो मास से कनेक्शन होता है, इन सब लोगों के द्वारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस है उनको जो इस्टेब्लिश किया जाता है उसको बोला जाता है नॉन डिप्लोमेटिक या अनफॉर्मल डिप्लोमेसी भी इसको बोला जाता है, जिसको डिफरेंट नेम दिया गया है। ट्रैक 1, ट्रैक 2। ट्रैक 1 बेसिकली डिप्लोमेट्स से रिलेटेड है, ट्रैक 2 डिप्लोमेसी है अदर देन द डिप्लोमेट, जो दो कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं उनको बोला जाता है ट्रैक 2 डिप्लोमेसी। तो ये इनफॉर्मल समिट से रिलेटेड है, इनफॉर्मल डिप्लोमेसी से रिलेटेड है।
सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें बोला है कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड द ट्रेड एग्रीमेंट इज साइन बिटवीन द इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो स्टूडेंट्स ये बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट है जो साइन हुआ था उससे रिलेटेड हम बात करें, इसमें बेसिकली जो टैरिफ है उसका एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट है कि इंडिया के द्वारा जितना भी एक्सपोर्ट किया जाएगा उसका जो 90% है, इंडिया के द्वारा जो एक्सपोर्ट किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर में, उसका जो 96% जो एक्सपोर्ट है उसके ऊपर यहाँ पे टैरिफ नहीं लगेंगी, जीरो टैरिफ यहाँ पे अप्लाई होगा। तो इंडिया का यहाँ पे जो एक्सपोर्ट है उसका 96% जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक्सपोर्ट होगा और ऑस्ट्रेलिया से जो इंडिया के अंदर एक्सपोर्ट किया जाएगा उसका 85% जो यहाँ पे एक्सपोर्ट है उसके ऊपर यहाँ पे टैरिफ नहीं लगेगा। उससे रिलेटेड था इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसमें जीरो ड्यूटी एक्सेस फॉर इंडियन गुड्स सेटअप टू बी एक्सपेंडेड टू 100% ओवर द 5 ईयर्स। ये जो परसेंटेज है 96%, इसको 100 करना है आने वाले 5 साल के अंदर में। तो यहाँ पे जो आंसर की बात करें तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट का जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। और जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो लीडरशिप डायलॉग है जिसको सेटअप किया गया है उसका मेन पर्पज़ है जो यहाँ पे अनफॉर्मल डिप्लोमेसी को बढ़ावा देना। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द नैनो यूरिया से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स नैनो यूरिया इज़ सो मच इम्पोर्टेंट। जैसे जो लिक्विड यूरिया है वो भी अभी रिसेंटली न्यूज़ के अंदर में था, उसी तरीके से जो नैनो यूरिया है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर स्पेशल हम बात करें कि जो नॉर्दर्न इंडिया का जो रीजन है जिसमें पंजाब है, हरियाणा है, जिसमें नॉर्थ ईस्ट राजस्थान है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, ये जो एरिया है दिल्ली के आसपास का जो एरिया, यहाँ पे जो NPK का जो रेशियो है वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। हमारे जो सोइल के अंदर में जो NPK का जो रेशियो है वो आइडियल रेशियो का जो यहाँ पे रेशियो होना चाहिए वो कम्प्लीटली चेंज हो गया है। उसकी वजह से इस तरीके के जो रिफॉर्म्स हैं वो लाने पड़ रहे हैं, क्योंकि जो प्रोडक्टिविटी है जो सोइल की वो डिक्लाइन हो रही है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के द्वारा सोइल हेल्थ कार्ड भी लॉन्च किया गया था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि सोइल हेल्थ कार्ड से रिलेटेड जो 12 कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में यहाँ पे देखा जाता है, जिसमें NPK रेशियो भी हैं, सल्फर भी है और भी बहुत तरीके की जो कंपोनेंट्स हैं उनको काउंट किया गया है। तो नैनो यूरिया है वो डेवलप किया गया है इफ़को एंड NBRC है, नेशनल बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, जो कालोल गुजरात के अंदर लोकेटेड है, तो उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। नैनो टेक्नोलॉजी बेसिकली यहाँ पे अलाउ करेगा फॉर द क्रिएशन ऑफ अल्ट्रा स्मॉल पार्टिकल्स विद ग्रेटर सरफेस मास रेशियो से रिलेटेड है। बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स। यहाँ पे जो नैनो यूरिया के द्वारा प्रॉपर वे में जो टारगेट न्यूट्रिशनल का जो सप्लाई है वो किया जाएगा प्लांट्स के अंदर में। यहाँ कम्प्लीटली जो वेस्ट हो जाता है यूरिया का, अगर हम बात करें कि जो यूरिया को जो स्प्रेड किया जाता है एग्रीकल्चर फील्ड के अंदर में, जो नॉर्मल यूरिया है उसका जो वेस्ट हो जाता है, तो वहाँ यहाँ जो एफिशिएंसी है यूरिया की वो ज़्यादा देखने को मिलेगी नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से। तो आपको यहाँ पे जो आंसर होगा वो सी आंसर होगा। अगर हम बात करें स्टूडेंट जो इफ़को है उसके बारे में अगर हम बात करें, एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी के रूप में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। इफ़को जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे जो फर्टिलाइज़र से रिलेटेड, जिसमें हम बात करें तो इसको जो इस्टेब्लिश किया गया है मल्टी स्टेट जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है उसके थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। तो इन सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। इफ़को भी कोई ऑर्गेनाइजेशन है और जो फर्टिलाइज़र से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द टीचर्स डे से रिलेटेड है। इसमें बताया गया है कि ये जो डे है, जो शिक्षक दिवस है, ये सेलिब्रेट किया जाता है इन द मेमोरी ऑफ आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राधाकृष्णन। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए ये डॉक्टर राधाकृष्णन हमारे फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और इसके बाद में ये सेकंड जो हमारे प्रेसिडेंट बनते हैं जिनका जो टर्म होता है वो 3rd नंबर पे होता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मेमोरी में नहीं मनाया जाता है, राधाकृष्णन हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं थे। तो पहला जो स्टेटमेंट होगा वो इनकरेक्ट होगा।
अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, उनके द्वारा इसको फेस्टिवल को अभी प्रेजेंटली जो सेलिब्रेट करने का, जो ऑर्गेनाइज करने का जो जिम्मेदारी दी गई है, इसी ऑर्गेनाइज बहुत सारे जो टीचर्स हैं उनको यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। डॉक्टर राधाकृष्णन का एजुकेशन में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, उन्होंने कौन से ऑर्गेनाइजेशन है जिसके इस्टेब्लिशमेंट के रूप में काम किया, तो उसके बारे में आप स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो एजुकेशन में जो कंट्रीब्यूशन था उसके बारे में। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो बी ओनली, यानी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। जो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो अर्लियर नेम था स्टूडेंट्स, वो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ HRD के नाम से इसको जाना जाता था, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के रूप में। बाद में 2020 के अंदर इसका जो नेम है वो चेंज कर दिया गया, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के नाम से इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया, रीनेम कर दिया गया। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, अगर आपके किसी भी पर्सन के द्वारा कोर्ट का कोई ऑर्डर है उसकी अवहेलना की जाए तो वहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है। तो अगर हम बात करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को इनिशिएट करना है, चाहे वो सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो या क्रिमिनल हो, उसको यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के थ्रू यहाँ पे इनिशिएट किया जाता है। और अगर हम बात करें कि जो अटॉर्नी जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल जो हाईएस्ट जो लीगल ऑफिसर होते हैं, लॉ ऑफिसर होते हैं इंडिया के अंदर में, अटॉर्नी जनरल को कौन से आर्टिकल के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है स्टूडेंट्स, जो ऑफिस है जो आर्टिकल 76, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल का जो आर्टिकल 76 है, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं उनकी यहाँ पे कंसेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है किसी भी पर्सन के अगेंस्ट में अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट को स्टार्ट करना है तो। स्टूडेंट्स इसके अलावा आर्टिकल 129 है, आर्टिकल 129 के अंदर भी यहाँ पावर है सुप्रीम कोर्ट को कि यहाँ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को इनिशिएट किया जा सकता है, बट यहाँ अटॉर्नी जनरल की जो कंसेंट है वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। अगर हम बात करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 तरीके का होता है, सिविल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है, इसके अंदर सज़ा भी दे दी जाती है। इसके अलावा अगर वहाँ पे सॉरी बोल दिया जाए जिस पर्सन के द्वारा ये कमिट किया गया है, उनके द्वारा अगर माफ़ी मांग ली जाए तो वहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को वहाँ पे रिवोक कर दिया जाता है, वहाँ मना कर दिया जाता है। तो स्टूडेंट दिस इज ऑल अबाउट द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के रिलेटेड कुछ अगेंस्ट में कुछ प्रोविजन है कि ये बेसिकली जजेस बोलते हैं कि हमारे अगेंस्ट में ही कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा है, हमारी बात को नहीं माना गया, और उस केस के अंदर वो ही लोग वहाँ बेंच को हेड करेंगे। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट में ये कॉन्सेप्ट बनता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो दोनों यहाँ पे करेक्ट हैं, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से रिलेटेड। इसके बारे में हमने जो अगर हम बात करें जून के जो करंट अफेयर है उसमें भी डिस्कस किया था। इससे रिलेटेड 2-3 बार क्विज के अंदर पहले भी डिस्कस किया जा चुका है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को अच्छे से हमने डिस्कस किया है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ कहाँ क्या बातें मेंशन हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के बारे में, कौन कौन से केसेज हैं। जैसे प्रशांत भूषण का जो केस आया था 2020 के अंदर में, उन्होंने CGI के अगेंस्ट में कुछ ट्वीट किया था, तो उसके अगेंस्ट में जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट केस स्टार्ट हुआ था तो वहाँ भी ये न्यूज़ के अंदर आया था 2020 के अंदर। तो वहाँ भी हमने बात किया है वो इसके बारे में। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द इंडियाज़ फर्स्ट ई-वेस्ट क्लिनिक से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स हमारा जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसके द्वारा, और इसके अलावा जो भोपाल की जो वहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल है, उन दोनों के द्वारा मिलके यहाँ पे इंडिया की पहली ई-वेस्ट जो क्लिनिक है वो स्टार्ट की गई है भोपाल के अंदर में। स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए भोपाल कहाँ पे लोकेटेड है, मध्य प्रदेश की जो कैपिटल है, और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ लेक्स काफ़ी ज़्यादा हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, सेंट्रल पोल्यूशन जो कंट्रोल बोर्ड है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो 1974 में ये ऑर्गेनाइजेशन है वो इस्टेब्लिश होती है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की अगर हम बात करें, स्टार्टिंग में जब ये ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुई थी तो वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट है 1974 का, उसके थ्रू इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया। बाद में जो एयर का जो एक्ट है, एयर का एक्ट कौन सा है स्टूडेंट्स, 1981 का प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन से रिलेटेड एयर का जो एक्ट है
उसके थ्रू भी उसको भी इसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में लाया गया। तो स्टूडेंट्स 1973 में सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस्टेब्लिशमेंट में आता है और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा मिलके ही यहाँ पे इंडिया का पहला ई वेस्ट क्लिनिक को डेवलप किया गया है भोपाल के अंदर में। ई वेस्ट क्या होता है अगर हम बात करें, जैसे हम कोई भी जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं उसको जब यूज़ नहीं करते हैं, उसका जो वेस्ट क्रिएट होता है उन्हीं सबको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के रूप में काउंट किया गया है। और ऐसा बताया भी जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में जो ई वेस्ट है उसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, इंडिया के अंदर ही नहीं वर्ल्ड के अंदर सभी तरीके से। तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसका जो प्रॉपर वे में डिस्पोजल होना। इसके अलावा आपने देखा होगा कि वेस्ट टू वेल्थ जो कॉन्सेप्ट है उसके थ्रू बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो डेवलप की जा रही हैं। जैसे हमने